Okay, so we found the one possible solution that can solve our problem. Now, let's go through the process of finding the second solution. So if analytical method can give us true solutions, so Smith chart method should also help us to find the second solution. So the procedure is very straightforward, but again, I have to start from the scratch. Uh, so what you did was you located the position of the load. मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ और इसमें पहला मेथड भी आ जाएगा. सो पहले हमने क्या किया कि हमने जो लोड हमें गिवन था उसको नॉर्मलाइज करने के बाद हमने इसको लोकेट किया कि स्मिथ चार्ट के ऊपर वो कहाँ पे होगा. सो दिस इज ओवर लोड, इसको मैं ZL डैश and that was equal to 2 minus j ohm. And then we also draw a circle जिसको हमने 180 डिग्री रोटेटेड 1 plus j सर्कल का नाम दिया था, तो वो सर्कल भी हमने ड्रॉ किया था something like this. और दूसरा हमने क्या किया था कि हमने इसका ZL डैश को YL डैश में ट्रांसफॉर्म किया था बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन जो हमने सर्किट सिलेक्ट किया था उसमें लोड के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट है, मैं इसको दोबारा से बना लेता हूँ, पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव. सो जिस सर्किट को हमने सेलेक्ट किया था उसमें जो लोड के करीब जो एलिमेंट लगा हुआ है वो क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है, तो हमने क्या किया कि इस जो भी हमें लोड की स्पेसिफिकेशन इम्पिडेंस की फॉर्म में थी तो उसको हमने पहले किस में कन्वर्ट करना था, एडमिटेंस में कन्वर्ट करना था. तो उसके लिए हमने सिंपल टेक्निक यूज़ की थी कि हमने इस ZL डैश को या सेंटर के साथ कनेक्ट किया था और इस लाइन की जितनी लेंथ है इस पॉइंट तक इसको फर्दर हमने एक्सटेंड कर दिया था और उसके बेस पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी दैट वाज दिस वन. सो दिस वन, ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया था इसकी वैल्यू क्या आई थी? कैन एनीवन रिपीट? यहाँ पे जो वैल्यू थी क्या थी? 0.4 0.4 plus j 0.2. यस, 0.4 प्लस j.2. ठीक है, यहाँ तक हमने पहले स्टेप पहले सोल्यूशन के लिए भी यही किया था. ओके, फिर हमने क्या किया था कि ये ZL डैश जो है ऑफ कोर्स YL डैश में रिप्रेजेंट हो गया, तो ये हो गया 0.4 प्लस j.2. अब हम इसके साथ हमने ये इसको मैं स्मॉल b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि स्मिथ चार्ट हम यूज कर रहे हैं. सो ऑल एडमिटेंसेस एंड इम्पीडेंसेस आर नॉर्मलाइज्ड. अब इसके साथ ये पैरेलल में लगा हुआ है और हमने ये बात की थी कि ये जो b जब इसके साथ ऐड होगा तो इसका सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही चेंज होगा, रियल चेंज नहीं होगा. तो इसके बेस पे हमने क्या कहा था कि हमने मूवमेंट की थी. हमने कहा था कि इस पॉइंट को जब इसके साथ कुछ चीज ऐड होगी तो ये पॉइंट मूव करके हमने इसको मूव करने के लिए हमने ये वाला सर्कल सेलेक्ट किया था. पहले सोल्यूशन में मैंने क्या किया था कि मैं ऊपर की तरफ चला गया था. इस केस में आप क्या करेंगे, आप अगर इसी सर्कल के ऊपर इस तरह आप ट्रेवल करें, ये रेजिस्टिव सर्कल जिसमें मैं जब मूवमेंट कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस पार्ट चेंज नहीं हो रहा, इमेजिनरी पार्ट चेंज हो रहा है. आप इसको रुक जाएं कहाँ पे, जहाँ पे आप दोबारा से इस जो सर्कल आपने बनाया हुआ इसको जब आप क्रॉस करेंगे इस जगह पे आपने रुक जाना. तो मैं इसको एरो से भी शो कर देता हूँ कि इस केस में हम नीचे की तरफ जा रहे हैं. अब आपने मुझे बताना है, क्योंकि आप लोग एग्जैक्ट सर्कल बना चुके होंगे, आपने बताना है कि ये जो पॉइंट आपके पास आया इसकी वैल्यूज क्या है आपके पास.
रियल पार्ट तो ऑफ कोर्स कितना है, 0.4 ही है, ऐसे ही है। इमेजिनरी पार्ट कितना है आपके पास, ये आप चेक करके मुझे जरा बता दें। 0.5. 0.5 जी। कैन अदर स्टूडेंट्स कंफर्म दिस? Yes, sir. 0.5 sir. 0.5 ओके, सो आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर। और क्योंकि ये इसके साथ आप क्या लिखेंगे, इट इज एट द बॉटम हाफ ऑफ द स्मिथ चार्ट, तो ये कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू? Minus माइनस j. माइनस जे 0.5। सो अगर हम ये मूवमेंट करें जिससे क्या हो कि पॉइंट जिसकी अपनी वैल्यू पहले ये थी, इस मूवमेंट प्रोसेस के दौरान में जो पॉइंट की एडमिटेंस है वैल्यू ये हो गई है। इसका मतलब है कि जो लोड था जो कि एक्चुअली YL डैश था उसकी अपनी वैल्यू ये थी, इसके साथ हमने कुछ चीज ऐड करना है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 0.4 प्लस J.2 से 0.4 माइनस J.5 हो जाए। और ये चीज जो हमने ऐड करनी है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे जो एलिमेंट जो यूज करना है वो वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो कैन एनीवन टेल मी, इस केस में आपके ख्याल में ये जहाँ पे जो शंट या पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज करेंगे एलिमेंट, उसकी नॉर्मलाइज ससेप्टेंस क्या रखनी पड़ेगी? Minus J 0.7. 0.7 sir. माइनस 0.7. 0.7, यस 0.7. यस। एंड यू कैन क्लियरली सी, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, अगर आप देखें फर्स्ट सोल्यूशन जो हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, उस केस में बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, प्लस J.3 0.3. आई थी। 0.3. यस। अब सेकंड सोल्यूशन जो हम फाइंड कर रहे हैं, इस केस में हमारे पास टोटली डिफरेंट एक रिजल्ट है जिसको हम बाद में इंटरप्रेट करेंगे कि ये b इक्वल टू माइनस J.7 क्या चीज है। ओके, सो यू कैन सी के सेकंड सोल्यूशन फाइंड करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। इससे डिफरेंस क्या है, अगर इसको मैं दोबारा से रिपीट करूं, डिफरेंस क्या था? फर्स्ट सोल्यूशन में हमने क्या किया था, हम इस पॉइंट को इस कांस्टेंट रेजिस्टिव सर्कल के ऊपर मूव करके यहाँ पे ले गए थे, और इस मूवमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए कि ये जो मूवमेंट हुई है इसका मतलब है कि हमने लोड के साथ कोई चीज ऐड की है, वो कितनी ऐड की थी, वो इतनी ऐड की थी। सेकंड सोल्यूशन में हमने कहा कि इज व्हाट इज द अदर पॉसिबल सोल्यूशन, कि हम इस लोड के साथ क्या चीज ऐड करें ताकि ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ जाए, और उसके बेस पे हमने फाइंड कर लिया कि बी को इतना रखना पड़ेगा। नाउ सेम मेथडोलॉजी हम यूज करेंगे कि अब जो मेरे पास इन दोनों को जो हमने एलिमेंट लगाया था और ये जो एक्चुअल लोड लगा हुआ, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दूं, अगेन थोड़ा सा और भी इसको मैं क्लियर कर लूं कि ये इन दोनों को ऐड करने के बाद जो कंबाइंड इफेक्ट मेरे पास आ गया है वो ये आ गया है कि यहाँ पे जो एडमिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.4 माइनस J.5। ठीक हो, और ये पॉइंट आपके पास ये। अब क्योंकि इसके साथ जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है वो सीरीज में हमने लगाना है, और बेस्ड ऑन हमारी जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसमें हम वेरीफाई कर चुके हैं कि जब भी सीरीज में एलिमेंट्स होंगे तो हम उसको इम्पिडेंस मोड में देखेंगे, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, और जब पैरेलल या शंट होगा तो फिर हम एडमिटेंस और रियल कंडक्टेंस पार्ट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट से सप्रेस हो जाएगा। अब क्योंकि ये नेक्स्ट एलिमेंट सीरीज में लगा हुआ है और ऑलरेडी हमें इसको रिएक्टेंस की फॉर्म में शो किया हुआ है, तो इट मींस कि ये जो y हमने फाइंड किया इसको हमने कन्वर्ट करना होगा किसमें, z, ताकि हम इसको ऐड कर सकें। तो सेम प्रोसीजर है, ये जो आपके पास है क्योंकि ये y है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पिडेंस में कन्वर्ट करना है, और स्मिथ चार्ट में ग्राफिकल टेक्निक क्या है कि आप इस पॉइंट को पहले सेंटर से मिलाते हैं और फिर इसको 180 डिग्री पे आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो अगेन यू विल फाइंड, मैं इसको क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि ये इस प्रोसेस के दौरान में जहाँ पे आप रुक जाएंगे, आप देखेंगे कि आप जिस जगह पे आप
पॉइंट आपके पास आया हुआ है, ये आप देखेंगे एग्जैक्टली आप 1 प्लस जे एक्स सर्कल के ऊपर होंगे। ये आप करके चेक कर लें, अगर इससे डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है तो आप मुझे बता दें, बट इट शुड हैव दिस बिहेवियर। आप जिस जगह पे रुकेंगे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ताकि एग्जैक्टली वही बिहेवियर आपको नजर आ जाए। इस केस में भी आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट जहाँ पे मैंने मार्क रुका हूँ ये एग्जैक्टली 1 प्लस जे एक्स सर्कल के ऊपर होगा। सो यू टेक योर टाइम और इसको जरा स्मिथ चार्ट जो आपके पास है उस पर जरा चेक कर लें कि यही रिजल्ट है कि नहीं। सो ये जो पॉइंट है y, इसको जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग z में कन्वर्ट करेंगे तो इस पॉइंट को मैं z कहूंगा। तो z क्या इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 1.3 1 सर। रियल पार्ट तो 1 है, ठीक हो गया। और यस सर। इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है जी आप लोग के पास? 1.2 1.3 1.2 सर। अगेन 3 2 और 3 दोनों ठीक है। मैं इफ यू रिमेंबर मैंने पहले भी जब स्मिथ चार्ट मैंने टूल इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि लिमिटेशन या डिसएडवांटेज स्मिथ चार्ट का क्या है कि इट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट, ठीक है। क्योंकि ग्राफिकल मेथड है और जो आपके पास ग्राफ है उसकी जो रेजोल्यूशन है वो फाइनाइट है। सो हमारे पास बहुत हाई प्रिसिशन वैल्यूज नहीं है। तो समटाइम्स एक स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि ये 1.2 है और कोई किसी को लग रहा होगा 1.3 है। तो ऑल ऑफ दीज क्लोज वैल्यूज अगर जो एग्जैक्ट आंसर है इसके करीब करीब अगर आपने वैल्यू फाइंड की हुई है, कैलकुलेट की हुई है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि मैं इसको 1.2 कह दूं। नाउ अब हमारे पास बड़ा क्लियर कट इसका आ गया कि इस यहाँ पे जो इम्पिडेंस है वो आपके पास आ गई है 1 प्लस जे 1.2। इसके साथ हमने एक सीरीज में रिएक्टेंस लगानी है और हमारा गोल ये है कि इसको लगाने के बाद यहाँ पे जो इम्पिडेंस है उसका जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। ऐसे ही है। तो इस केस में आपके ख्याल में एक्स क्या हो रखना पड़ेगा? -1.2 -1.2। So you can see there is not much difference in finding the second solution if you understand the first solution. जो procedure हमने adopt किया था exactly हमारे पास आ गया। Second first solution में if you remember हमारे पास था plus j 1.2 था ना? Yes, 1.2. So और इसको अगर हम इंटरप्रेट करें, हम इस वक्त यहाँ पे थे, ठीक है। ये अब हमारा कंसर्न ये है कि हमने सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट के ऊपर आना। तो जब आपने 1 प्लस जे 1.2 के साथ माइनस जे 1.2 लिखा तो ये सिंपली क्या रह गया, z इक्वल टू 1 हो गया। और z इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से मूव करके कहाँ पे हम आ जाएंगे, सेंटर पे, z इक्वल टू 1। तो हमारा सर्किट जो है मैच हो गया। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें, हमने हमारा जो लोड था वो यहाँ पे था। तो मैंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि अगर आप स्मिथ चार्ट के ऊपर सेंटर से दूर होंगे इसका मतलब है कि आपका सर्किट मैच नहीं है। और यही प्रॉब्लम था हमारे पास कि ये जो लोड हम जिसकी हम बात कर रहे थे ZL इक्वल टू 200 माइनस जे, ये इसके साथ मैच नहीं था। और स्मिथ चार्ट पे क्लियर हमें नजर आ रहा है कि ये सेंटर से दूर है। इसको इस सेंटर तक लाने के लिए हमने ये जो दो एलिमेंट्स यूज किए इन दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रोसेस से ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ गया। और ये सेकंड सोल्यूशन जो हमारे पास आ गया, इसको अगर हम कंप्लीट करें स्टिल हमारा सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने फाइंड करना है कि इस सेकंड सोल्यूशन में यहाँ पे
क्या यूज करना है, यहाँ पे क्या यूज करना है। पहले तो ये क्वेश्चन कि ये जो b इक्वल टू माइनस जे समथिंग है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा सर्किट एलिमेंट है? इंडक्टर, Capacitor. नॉट कैपेसिटर, इंडक्टर। Inductor is और ये क्या चीज है? x इक्वल टू माइनस जे 1.2, Capacitor. ये कैपेसिटर। Capacitor. सो अगेन यूजिंग द सेम मेथड जो मैंने बताया था, अब हमने ये फाइंड करना है कि ये b इक्वल टू माइनस जे 0.7 इतने ससेप्टेंस का जो इंडक्टर है इसकी L की वैल्यू कितनी होगी, और x इक्वल टू माइनस जे 1.2 रिएक्टेंस का जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। सो पहले हम नॉर्मलाइज क्वांटिटीज को अननॉर्मलाइज करेंगे और फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडक्टर की ससेप्टेंस किसके बराबर होती है, इट इज सिंपली 1/ओमेगा c। और इसी तरीके से कैपेसिटर की हम किस तरह फाइंड करते हैं उसके बेस के ऊपर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये इंडक्टर है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मलाइज्ड ससेप्टेंस बराबर होगी अननॉर्मलाइज्ड ससेप्टेंस डिवाइडेड बाय y0, या इसको आप कह सकते हैं अननॉर्मलाइज्ड ससेप्टेंस मल्टीप्लाइड बाय z। और इसी तरीके से normalized reactance will be equal to unnormalized reactance divided by z0. And again हमारे पास b जो आपके पास स्मॉल b हम फाइंड कर चुके हैं, इसको हम लिख लेते हैं जो हमारे पास इंडक्टर की ससेप्टेंस होगी इसको मैं अगर लेट मी चेक योर, इसको अगर आप करके जरा मुझे बताएं कि आपके पास ये जो इंडक्टर है इसकी वैल्यू क्या आती है। चलें जी, लेट मी गिव यू 2 or 3 मिनट्स, ये लेट मी चेक कि आपको ये प्रोसेस सिंपल समझ आ गया है कि नहीं आ गया। मुझे आप जरा बता दें कि ये जो इंडक्टर है इसकी इंडक्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी। कैन यू टेल मी, sir 45 पहले मुझे 45.5 ओके पहले मुझे बता दें कि एल की इक्वेशन आप क्या जो क्या इक्वेशन आई है वो क्या है, ये
जनरलाइज फॉर्म में इक्वेशन क्या यूज करेंगे? L इक्वल टू क्या लिखा है आपके? Sir, L is equal to Z naught divided by omega B. ओमेगा Yes, sir. Z is ओमेगा बी। ओके, यस, करेक्ट वन। और इसके बेस के ऊपर रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? 45 sir, 46. 45.4 nanofarad. जी Nano हेनरी। Henry. जी जी, दूसरा कोई को आंसर बता रहा है जी, ये क्लोज है जी, बाकी लोगों के पास क्या रिजल्ट आ रहा है? 46 point something. 46 पॉइंट समथिंग, अगेन नॉट मच डिफरेंस, दोनों सी वैल्यूज है, ठीक है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन अ कैपेसिटर जिसकी सॉरी इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस 45.4 है या 46.9 है। For all practical purposes, they will have equivalent behavior. Okay. Similarly, जो कैपेसिटर हमने यूज करना है और जिसके लिए ये इक्वेशन मैंने आपके सामने ये लिखी थी, इसके बेस पे सी की कौन सी इक्वेशन आप यूज करेंगे जी फाइंड करने के लिए? सी ये जो इक्वेशन है, एक्स जो है वो इस कैपेसिटर की रिएक्टेंस है, तो इसके बेस के ऊपर स्मॉल कैपिटल सी की क्या इक्वेशन बनेगी जी, जिस तरह आपने मुझे ये बताई थी इंडक्टर के लिए बताई थी? पहले इक्वेशन बता दें और फिर उसका जो रिजल्ट आपके पास आता है वो मुझे कंफर्म कर दें। इक्वेशन तो आप मेरे ख्याल में सेकंड्स में मुझे बता सकते हैं जी, आप लोग बड़ा टाइम लगा रहे हैं। कैपिटल सी किसके बराबर होगा? So ये -1 divided by omega Z naught. 1 और ओमेगा Z naught. z X. नॉट x। X. yes yes, this is the equation that you will get from this. Okay. So now you got the idea. All you need to do is ओमेगा 2 पाई f आपके पास है, z नॉट भी आपके पास है और x की वैल्यू भी आपको पता है कि 1.2 है, ठीक है। माइनस साइन को मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है, तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस है, तो x क्योंकि माइनस है तो ये प्लस है जिससे मैंने लिखा हुआ, ठीक है। ये आप यूज करेंगे तो आपके पास आएगा 2.61 पिको फैराड। तो हमारे पास जो सेकंड सोल्यूशन आया है, 2.6. ठीक है, सेकंड सोल्यूशन में हमारे पास रिजल्ट ये आ गया कि हमें यहाँ पे कैपेसिटर यूज करना है और यहाँ पे हमने इंडक्टर लगाना है, ठीक हो गया। कैपेसिटर हमने लगाना है, कैपेसिटर आपने जो लगाना है वो है 2.61 पिको फैराड और यहाँ पे जो इंडक्टर आपने लगाना है वो है 46.1 नैनो हेनरी। So by using this configuration, you can also match the given load. So this was all about the design process of L network by making use of Smith chart. So Smith chart utility आपको नजर आ रही है कि हम कोई भी इक्वेशन यूज नहीं कर रहे, हम ग्राफिकली और विजुअली जो है देख रहे हैं कि हमारा सर्किट जो है वो अनमैच था और जो कैपेसिटर और इंडक्टर हमें लगाना है उसकी क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो हम इजीली स्मिथ चार्ट टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं। सो स्मिथ चार्ट से हमें सर्किट का एक आप कह सकते हैं एक
ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव व्यू नजर आ जाता है, और कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जो है स्मिथ चार्ट जो है इट्स ग्रेट यूटिलिटी. सो इक्वेशंस के बेस पे समटाइम्स इट्स नॉट, समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू विजुलाइज कि एक्चुअली ये सर्किट जो हमने डिजाइन किया है इससे सर्किट कैसे मैच हो गया, या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमारा सर्किट मैच क्यों नहीं है. तो अगर हम इस प्रॉब्लम को और फिर उसके कोरिस्पोंडिंग सॉल्यूशन को स्मिथ चार्ट पर्सपेक्टिव से देखें, so it greatly help us in getting a better understanding of the circuit behavior के हमारा सर्किट मैच इस वजह से नहीं है क्योंकि जो इम्पिडेंस की लोकेशन है वो सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट से दूर है. और फिर जब हमने मैचिंग नेटवर्क लगा दिया, उस मैचिंग नेटवर्क से हमें ये भी क्लियर हो गया कि उस मैचिंग नेटवर्क की वजह से हमारा सर्किट मैच क्यों हो गया, क्योंकि हम डायरेक्टली कहाँ पे चले गए, हम सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट के ऊपर आ गए. सो अल्टीमेटली जब हम बाकी इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स को भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी इसी अंडरस्टैंडिंग को आपने अपने माइंड में रखना है कि जो भी इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट हो, चाहे इस वक्त तो हम एल नेटवर्क को हमने कवर कर लिया है, जब हम स्टब मैचिंग की तरफ आएंगे और स्टब मैचिंग में फिर पहले सिंगल स्टब को पढ़ेंगे, फिर डबल स्टब को पढ़ेंगे, फिर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को पढ़ेंगे, यू विल फाइंड आउट द सेम फिलॉसफी कि जब हम स्मिथ चार्ट को देख यूज करके इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट को डिजाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें यही फिलॉसफी होगी कि जो प्रॉब्लम होगा उसमें आप देखेंगे कि आपका सर्किट, आपका जो इम्पीडेंस है, जिसको हमने, जो लोड है जिसको आपने मैच करना है, उस लोड की लोकेशन स्मिथ चार्ट के ऊपर जो होगी वो सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट से दूर होगी, जिससे विजुअली हमें पता चल जाएगा कि हमारा सर्किट कितना मिसमैच. और जब आप मैचिंग सर्किट लगा लेंगे तो अगर आपका मैचिंग सर्किट सही काम कर रहा है तो आपकी जो लोड, या उसको आप इम्पिडेंस कह दें या एडमिटेंस कह रहे हैं, उसको फाइनली हम देखेंगे कि हम कहाँ पे हमें होना चाहिए, हम सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट पे आ चुके हैं. तो हम अल्टीमेटली जितने भी इम्पिडेंस मैचिंग सर्किट हैं उन सबका गोल यही है, दे हेल्प यू टू मूव द लोड पोजीशन anywhere on the Smith chart to the center of Smith chart. ठीक हो गया? Any question from today's lecture? जी, any question? सर No, sir. No, sir. Okay. मैंने अटेंडेंस लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दी है चैट विंडो में, तो आप लोग अटेंडेंस लगा सकते हैं. Should I move to the next topic? Yes, sir. Okay. सर काफी नहीं है आज के लिए. काफी है. अच्छा. चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है. आई वांट यू कि आप ये जो मैंने एल नेटवर्क डिजाइन का प्रोसीजर बताया, मेक श्योर कि आप इसको जरा प्रैक्टिस कर लें, एक और स्मिथ चार्ट प्रिंट आउट करें और इसके ऊपर ये प्रैक्टिस करें. आपको एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम नजर आ जाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को जरा आप इस पे सॉल्व करें, और सो दैट आपका जो इसकी जो प्रोसीजर है ये आपके माइंड में बैठ जाए और फिर एग्जाम के दौरान में आपको प्रॉब्लम ना हो. ठीक हो गया? So we will talk about the stub matching circuit in the next lecture. उसको भी पहले हम थोड़ा सा एनालिटिकल मेथड, नॉट इन डिटेल, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताऊंगा कि अगर हमने स्टब मैचिंग सर्किट डिजाइन करना है तो उसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन है. हम एनालिटिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसमें हम इक्वेशंस की मदद से डिजाइन करेंगे, और दूसरा जो मेथड होगा प्योरली स्मिथ चार्ट की मदद से हम डिजाइन करेंगे स्टब मैचिंग. तो आई विल सजेस्ट कि आपके पास नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें भी आपके पास स्मिथ चार्ट्स आपके सामने होने चाहिए, और जो कंपास और स्केल है और पेन पेंसिल वो आपके पास होना चाहिए, ताकि जो भी हम टेक्निक यूज करें, जो भी स्टेप परफॉर्म करें, वो आप मेरे साथ परफॉर्म करें, और उस दौरान में कोई अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझे बताते जाएंगे, तो आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दिस दोस कंफ्यूजन्स. ठीक Okay, है? sir. ओके सर. Okay, thank you very much. See you next time.
थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।